बाजार कमजोरी के साथ सपाट बंद। 25,800 के पास निफ्टी की क्लोजिंग, तो बैंक निफ्टी 58,900 के पास सपाट बंद। मेटल शेयरों में चमक, नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर वेदांता। डीमर्जर को मंजूरी मिलने से 3 दिनों में 6% दौड़ा शेयर। हिंदुस्तान जिंक और नैल्को भी 1 से 2.5% चढ़कर 1 साल की ऊंचाई पर। म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो में उम्मीद से कम कटौती से कैपिटल मार्केट शेयरों में जोश। निपॉन, एचडीएफसी, एएमसी, यूटीआई, एएमसी में 3 से 6% की तेजी। सिटी के अपग्रेड से नोवामा वेल्थ में तेजी। आईटी शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेजी। टीसीएस में 2% की बढ़त। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो और एम्फेसिस का शेयर भी 1 से 1.5% चढ़ा। रियल्टी शेयरों में लौटी खरीदारी। ओबराय रियल्टी 4% दौड़ा। ब्रिगेड और फिनिक्स मिल्स और अनंतराज में भी अच्छी बढ़त। सन फार्मा की बास्का यूनिट को यूएसएफडीए से मिला ओएआई का स्टेटस। शेयर करीब 3% गिरकर निफ्टी के टॉप लूजर में शामिल। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में मिली कमियां। 8 से 19 सितंबर के बीच हुई थी प्लांट की जांच। बैंक ऑफ अमेरिका के अपग्रेड से वोल्टास में तेजी का करंट। शेयर 3% ऊपर। ब्लू स्टार और क्रॉम्पटन का शेयर भी 3 से 4% ऊपर। क्रॉम्पटन पर मोतीलाल ओसवाल ने दी खरीदारी की राय। इंडिगो के सीईओ ने कर्मचारियों को वीडियो संदेश। कहा, कंपनी का मुश्किल समय बीता। 3 दिन की दिक्कत 19 साल की उपलब्धि पर नहीं पड़ सकती भारी। शेयर 3% ऊपर। निफ्टी का टॉप गेनर। ओला इलेक्ट्रिक में आज फिर करीब 5% की गिरावट। 3 दिन में 15% से ज्यादा फिसला शेयर। प्रमोटर भाविश अग्रवाल ने 2 दिन में 6 करोड़ 80 लाख शेयर बेचे। बाजार का एक चेक बनता है, वो जरूर ले लेते हैं। तो आप देखिए, फ्लैट क्लोजिंग कही जाएगी बाजार की। 25,800 के पास निफ्टी ने क्लोजिंग ली और बैंक निफ्टी ने 58,900 के पास क्लोजिंग ली। हालांकि गिरावट का जो दौर था वो जरूर जारी रहा। अगर हम मिड कैप की बात करें तो यहां पर एक हल्की तेजी हमें देखने को मिल रही। 0.5% से थोड़ा ही कम जो है मिड कैप मजबूत हुआ। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप भी हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन फ्लैट कारोबार स्मॉल कैप में नजर आया। आपके निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लाएं तो आप देखेंगे इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन, जिस तरह से मैनेजमेंट ने कहा कि 3 दिनों की जो दिक्कत थी वो इतने सालों की उपलब्धि पर पानी नहीं फेर सकती, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट। 3% चढ़ा जो है और निफ्टी का टॉप गेनर बना इंटरग्लोब एविएशन। टीसीएस का शेयर लगभग 2% यहां भी मजबूती देखने को मिली। मैक्स हेल्थ, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस में लगभग 1.5% तक की तेजी नजर आई। दबाव कहां था? सन फार्मा। जो यहां यूएसएफडीए से जो एक कंसर्न लेटर मिला उसकी वजह से सन फार्मा पर दबाव देखने को मिला। लगभग 2.5% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। टाटा स्टील लगभग 1.5% टूटता हुआ नजर आया। पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी और एलएनटी में आधे से 1% तक की गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरा लेकर आइए। 1134 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए और 1760 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए। चलिए जरा सबसे पहले एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं और अजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, बाजार ने एक वक्त पे रिकवरी साइन दिखाया, लेकिन क्लोजिंग जो हुई वो फ्लैट ही रही और एक स्तर जो था वहां से भी थोड़ा टूटता हुआ नजर आया। अब बताइए, और चूंकि अमूमन हम देखते हैं कि ये जो लास्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक होते हैं या थर्ड या फोर्थ वीक होते हैं खासतौर पर दिसंबर के, वहां पर बाजार के ट्रेंड्स कमोबेश इसी तरह के नजर आते हैं। तो ये एक फैक्टर है जो कि बाजार को हॉलिडे मोड पर ले जा रहा है, या आपको लगता है कि इस तरह के थोड़ा उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी आने वाले वक्त में भी नजर आएगी? शुक्रिया प्रशांत। देखिए, बिल्कुल ये तीसरा हफ्ता है। अब जैसे कि हम देखेंगे लास्ट 2 वीक बहुत सबड्यूड मूवमेंट, मतलब वोलेटाइल स्विंग जरूर रहे, बट आपने एंड किया ऑलमोस्ट फ्लैटिश टोन पे, आधे % के कट। सिमिलर ट्रेंड करीब इस बार भी अनफोल्ड हो रहा है। करीब 1% अभी आप डाउन है, बट कुछ खास अचीव नहीं किया है बेसिकली व्हेन इट कम्स टू इंडेक्स। आप जो प्रीवियस स्विंग जहां से आपने एक रिकवरी दिखाई थी 25,700 का, उन लेवल्स के आज बहुत नजदीक आ गए। प्रशांत देखिए, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप 25,700 को होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, बिकॉज अभी तक जो चल रहा था वो एक हेल्दी कंसोलिडेशन थी जहां पे कि मार्केट के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं था। मींस आप हायर लोज बनाते हुए चल रहे थे। अगर आप 25,700 को डिसाइसिवली ब्रेक करते हैं तो उस स्ट्रक्चर में वो डेंट पड़ेगा। फिर जो अभी हम करेक्शन मेजरली टाइम वाइज देख रहे हैं, मींस आपने कुछ खास मेजर डिक्लाइन देखा नहीं है रिकॉर्ड हाई से,
वो हो सकता है कि थोड़ा सा प्राइस वाइज भी एक्सटेंड हो और 25,450 जो कि आपका 100 EMA है, मार्केट वहां तक पुश हो जाए। तो 25,700 को अपने को ध्यान रखना है कि ये क्रिटिकल लेवल होने वाला है कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए भी। ये नेगेटिविटी कब सबसाइड होगी, जब आप दोबारा से 20 EMA को रिक्लेम कर लेंगे जो करीब 25,950 के ऊपर है, और फिर सस्टेन करें आप उन लेवल्स को, तो फिर दोबारा से आप देखेंगे कि मार्केट में आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता हुआ नजर आएगा। इन सब के बीच में सबसे अच्छी बात क्या है प्रशांत, की जो दो की सेक्टर्स हैं जिनका सबसे ज्यादा वेट है इंडेक्स में, बैंकिंग और IT, वो काफी हद तक अभी तक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो जब तक वो होल्ड हो रहे हैं 58,800-400 का जोन बैंकिंग इंडेक्स में, तो मान के चलिए कि हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर है इंडेक्स में, बट इवेंचुअली दोबारा अटेम्प्ट हो सकता है 25,700 को होल्ड करते हुए निफ्टी में एक रिकवरी का। चलिए, तो 25,700 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए और नज़र रखनी होगी। हम आएंगे अब शर्मिला जी के पास। शर्मिला जी, ऐसे बाजार में हम जान रहे हैं कि एक तरह की मुनाफा वसूली तो देखने को मिलती है, फिर भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं और ओवरऑल एक तरह का मोमेंटम सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक तो बेहतर नज़र आ रहा है, एटलीस्ट दिग्गजों और बाकी फ्रंट पे। हमें बताइए आप के हिसाब से नए साल में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां नज़र रखनी चाहिए? वो सेक्टर है जहां पर GST के बेनिफिट्स रहेंगे। तो आज खैर ऑटो करेक्ट हुआ, लेकिन जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, दे डेफिनेटली सीम टू सजेस्ट कि जो GST गेन्स रहेंगे दैट विल प्ले आउट इन द ईयर टू कम। FMCG की भी काफी कंपनीज है, तो इस तरह की कंपनीज पर ध्यान दिया जाए। और उसके साथ साथ आई थिंक जो एक फाइनेंशियल सेक्टर की एक जो बड़ी थीम प्ले आउट हो रही है वो तो है ही, शायद उसमें फिलहाल वी आर सीइंग मोर PSU बैंक सॉर्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग, लेकिन आगे चलकर शायद बाकी बैंकिंग स्पेस भी ज्वाइन करे। और बाकी के जो NBFCs है, आई थिंक दे आल्सो स्टार्टेड परफॉर्मिंग एंड इट्स बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर। आई थिंक दैट्स लाइकली टू कंटिन्यू। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि काफी हम लोग सुन रहे हैं अभी की जिस तरह से कि वी आर क्लोज टू डूइंग अ ट्रेड डील, अगर वो चीज हो जाती है तो जो एक्सपोर्ट फेसिंग सेक्टर्स है जो काफी आई थिंक पिछले 6-7 महीने से दे नॉट रियली डन मच, तो उनमें भी एक फिर से आउटलुक थोड़ा बेहतर हो सकता है। And then I think the obvious plays will be with keeping the budget in mind. वो हम सेक्टर्स जानते ही है कि what could be the possible themes that could play out, वो धीरे धीरे सामने आना चालू होगी and then market will play to that. वाकई जो है ये वो सेक्टर हैं जहां पर नज़र रखनी चाहिए और कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो भी शर्मिला जी ने बखूबी आपको बताया। चलिए अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। शिव नारायण पारीक हैं और इन्होंने सवाल पूछा है पराग मिल्क पे। 205 शेयर हैं अजीत जी इनके पास, 319 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है और यहाँ पर इनको हल्का नुकसान भी होता हुआ और शॉर्ट टर्म का नजरिया पराग मिल्क पर लेकर चल रहे हैं। बताइए क्या सलाह होगी? प्रशांत, देखिए बहुत कम स्टॉक हैं मिड कैप स्मॉल कैप बास्केट में से जो कि रिकॉर्ड हाइस अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने दिखाए हैं, पराग मिल्क उनमें से एक ऐसा काउंटर है। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन के बाद ये करेक्टिव फेज देख रहा है, ऑलमोस्ट करीब महीना भर हो गया हमको एक प्रॉफिट टेकिंग फेज देखते हुए फ्रॉम रिकॉर्ड हाइस। अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम अब सबसाइड हो रहे हैं, मींस जो सेलिंग प्रेशर था जो प्रॉफिट टेकिंग का वो काफी हद तक कम हो रहा है और मुझे लगता है कि 290 का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट इमर्ज होकर नजर आएगा आने वाले दिनों में। तो जब तक ये लेवल होल्ड हो रहा है आपका 290 का, डेफिनेटली बने रहने की राय होगी। तेजी के लिए दोबारा से 315 को रिक्लेम करना जरूरी होगा। जब भी आप उन लेवल्स के ऊपर क्लोज करते हुए देखेंगे स्टॉक को, तो फिर 340 345 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। तो अभी के लिए बने रहने की राय होगी 290 के स्टॉप लॉस के साथ 340 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो 290 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। आरपी चौधरी हैं और इनका सवाल हुडको पे है। 344 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और यहां पर जो है वो स्टॉक पर नजरिया जानना चाहते हैं। फिलहाल नुकसान पे हैं 344, काफी ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी। शर्मिला जी, क्या समय दिया जाए तो थोड़ी बहुत रिकवरी हो सकती है हुडको में? 344 की बाइंग है वैसे। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल आई थिंक उनको बने रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है इस स्टॉक को रिकवर होने में, बिकॉज ओवरऑल जिस तरह के नतीजे रहे हैं और जिस तरह का अभी वैल्यूएशन है उससे लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी रिकवरी होगी। बट आई थिंक दिस वुड बी द रॉन्ग प्राइस टू सेल, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। रहिए और ऊपरी स्तरों पर जब आए तो थोड़ा एक बार और रिव्यू कीजिए, उस वक्त के मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से आपको यहां पर ट्रैकिंग करनी होगी। जगजीत अरोड़ा हैं और इनका सवाल रेमंड पे है। 30 शेयर हैं इनके पास अजीत जी और इनकी बाइंग प्राइस है 650 की और यहां पर इनको रेमंड में नुकसान होता हुआ। बताइए क्या सलाह होगी रेमंड पे अजीत जी? प्रशांत, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिला था, ऑलमोस्ट वर्टिकल मूव था फ्रॉम द लोज ऑफ अराउंड 50 टू 800 के लेवल्स। उस बीच में आप देखेंगे इन 3-4 सालों में एक एक्सेप्शनल रन था। पिछले करीब
1.5 साल से आप देख रहे हैं कि स्टॉक में कंसोलिडेशन का टोन था, बट उसके बीच में भी आपने काफी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव जो कि ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाइज तक लेके गए थे स्टॉक को, वो भी देखे। अब पिछले करीब 4-5 महीनों से जो हम देख रहे हैं ग्रेजुअल डिक्लाइन, बहुत ड्रिफ्टिंग है और वॉल्यूम ना होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रेशर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी इस वीक में जो कि आपका अप्रैल मंथ के जो लोस थे जहाँ से लास्ट टाइम रिकवरी आई थी उसको भी ब्रेक कर दिया है, तो इंडिकेशन कुछ अच्छे नहीं है यहाँ पे। इंडिकेशन यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आप 370-350 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरसोल्ड है, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत रिस्पाइट अगर होता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट के बारे में भी सोचना चाहिए। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड पे रहने के चांसेस ज्यादा है। तो नेगेटिव ट्रेंड ही यहाँ पर नजर आ रहा है, रणनीति भी आपको बता दी गई। कृष्णा विश्वकर्मा और इन्होंने अनंत राज जो है इसमें खरीदारी की हुई है। 1885 शेयर इनके पास, 610 की इनकी बाइंग है। वैसे तो इनको नुकसान होता हुआ, लेकिन आज रियल्टी स्टॉक में एक जोश जरूर नजर आ रहा है। 531 का भाव है अनंत राज का, इनकी बाइंग 610 की है, काफी ऊपरी स्तरों की, और अच्छा खासा नुकसान भी झेल रहे हैं। अब बताएं शर्मिला जी, क्या राय होगी अनंत राज पे? और मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए रियल एस्टेट, और खास करके मुझे लगता है जो ऐसे प्लेयर्स जो टियर 2 टियर 3 सीरीज में है, उनको मेरे हिसाब से आगे उनके लिए 2-3 साल काफी अच्छे रह सकते हैं। यस, द स्टॉक हैज करेक्टेड, लेकिन वैल्यूएशन भी काफी ठीक लग रहे। सो आई वुड नॉट, मैंने उनका बाइंग प्राइस मिस किया, लेकिन मुझे लगता है कि 600 के लेवल्स तक तो उनको बने रहना चाहिए। ठीक है, तो 600 के स्तर तक के लिए आपको बने रहने की सलाह। परमात्मा गुप्ता है और इनकी बाइंग है सुजुलॉन पे, 3700 शेयर हैं इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस है ₹67, 67.5। यहां पर इनको नुकसान होता हुआ क्योंकि इनके भाव से नीचे आ चुका है स्टॉक का। सुजुलॉन पे अजीत जी क्या नजरिया बन रहा है? देखिए प्रशांत, यहाँ पे हम सबको पता है कि इस तरह की वोलेटिलिटी एक्सपीरियंस करता है स्टॉक, बट नो डाउट पास में काफी अच्छे डायरेक्शन मूव भी देखने को मिले हैं। बट जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, ऑलमोस्ट करीब 2 साल हो गया है इसी तरीके के वॉलेटाइल स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। ब्रॉडली 45 से लेकर आपका 70, बीच में एक बार 85 भी लगा है, बट इसी रेंज में ही आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोअर बैंड के पास आ गए हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे आप कंसोलिडेशन देखिए, उसके बाद एक रिस्पाइट देखिए, बट मेजर डायरेक्शनल मूव जो तेजी का, वो 58 जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक नहीं आएगा। तो अगर आपका नजरिया छोटी अवधि का है तो मेरे हिसाब से रिकवरी को यूटिलाइज करिए अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए। मेंस 56-58 के पास आता है, एक बार को एग्जिट के बारे में आप सोच सकते हैं। इन द इंटरिम 45 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई सुजुलॉन पे। बहरहाल इतने ही सवालों को आज हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब पर भेजते रहिए, बढ़ेंगे आगे। बताइए आज आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? आई एम गोइंग विद नेस्ले। थोड़ी देर पहले मैंने ये बात भी छिड़ी थी कि एफएमसीजी स्टॉक्स में जिसमें जीएसटी के कट्स आएंगे वो बेनिफिट्स रहेंगे उनके लिए। और नेस्ले एक ऐसी कंपनी है, आई थिंक ऑलमोस्ट 70% ऑफ देयर पोर्टफोलियो विल सी सम और द अदर बेनिफिट बिकॉज ऑफ द जीएसटी कट्स। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि उनके नंबर्स में हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ओवरऑल कमोडिटी प्राइसेस आल्सो सीम टू हैव पीक्ड, यानी जो उनकी मेन कमोडिटीज है वो भी उनको एक फायदा रहेगा। तो आगे चलकर मुझे लगता है कि एंड क्वालिटी के बारे में तो आई मीन इट्स जिस तरह के जो 3-4 बड़े नाम है एफएमसीजी में, उनमें नेस्ले गिना जाता है, तो उस लिहाज से भी इट्स गुड डिफेंसिव प्ले टू बाय। तो 1380 के टारगेट्स ध्यान में रखकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस। चलिए, तो नेस्ले 1380 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह। अजीत जी अपनी टॉपिक बताइए आज की। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, यहाँ पे जैसे हमने बात की कि स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी मार्केट एक साथ ट्रेंड कर रही है। बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं, खासतौर से आईटी में जहाँ पे किस्म दिख रही है। उनमें से जो प्रोमिनेंट नाम इन्फोसिस का, जहाँ पे कि अभी एक अच्छे मूव के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ था और दोबारा से अब नेक्स्ट लेग के लिए तैयार हो चुका है मूव के लिए। तो 1675 तक के टारगेट्स के लिए इन्फोसिस को आप लॉन्ग कर सकते हैं 1600 के स्टॉप लॉस के साथ ही साथ सीमेंट स्पेस में काफी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद रैमको सीमेंट ये भी तैयार है एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव के लिए। आज के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखाया। मुझे लगता है ये जस्ट शुरुआत है। करीब 1215 तक के लेवल्स नियर टर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। 1040 के स्टॉप लॉस के साथ रैमको सीमेंट में भी आप बाय कर सकते हैं। तो रैमको सीमेंट और इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह आपको अजीत जी की तरफ से। शुक्रिया करेंगे अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मिला जी।